तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मंगलवार भी हो चुकी है, संडे को पेपर है और आप सभी को शुभकामनाएं। संडे जो कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार सभी लोगों को है, एक मुझे ही नहीं आप लोगों को तो खैर मुझसे भी ज़्यादा इंतज़ार होगा जिसका एग्ज़ाम है। और वो सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है मतलब अभी हाल फिलहाल के दिनों का, वो है पटवारी और लेखपाल वाला एग्ज़ाम, जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन मांगी गई थी 21 से 35 वर्ष, यानी लेखपाल के लिए 35 वर्ष और पटवारी के लिए 28 साल। जो भी जनरल कैटेगरी के छात्र फिर तो वो कैटेगरी के हिसाब से अपना अपना देखना है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान बच्चों सामने आ चुका है और कल की वीडियो देखना, आप कल की वीडियो में कमेंट सेक्शन पढ़ना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कई बच्चों ने ये कहा था सर अब क्लासेस मत दो, और अब जो है आप जो भी पढ़ाओगे ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंट ही है, तो मैं इसीलिए आपको क्लासेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ आपको, ऐसे ही मैं 2-3 दिन आपको समझाऊंगा, 2-3 दिन आपको एक मतलब होता नहीं वेल प्रिपेयर्ड जिसको बोलते हैं। ज्ञान तो जितना लेना था बच्चों ले चुके हो, ठीक है। पढ़ना जितना था वो पढ़ चुके हो। अब आप कुछ भी कर लीजिए, कितना एफर्ट डाल लीजिए, कुछ चेंज नहीं आने वाला। कोई या तो मैं मानता 10th के पेपर, 12th के पेपर या एकेडमिक का कोई ऐसा सेक्शन होता जहाँ सिलेबस होता, डेरिवेशन आते थे पहले लिखने के लिए आते थे 10-10 नंबर के, ऐसे होते तो कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा सकती थी जो हम अपने मन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि होता ना जैसे कोई टॉपिक पे लिखना हो, कुछ भी हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो या कोई अपने हिसाब से, तो हम कुछ पॉइंट निकाल देते हैं, यानी कुछ पॉइंट ऐसे बता देता कि इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड कर देना। वो तो है नहीं। अब वनडे एग्जाम है, एग्जैक्टली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहाँ पे MCQs आने वाले हैं, यानी आपका क्या कहते हैं जिसको बहुविकल्पी प्रश्न वहाँ पे आने वाले हैं, और जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो इस टाइम पे देखना 400-450 पदों पे जो है आपका विज्ञापन आया था, उसका एग्जाम आपके सामने आ चुका है। डर तो लग रही होगी यार, कुछ भी कहो मतलब, और डरता कौन है आप हमेशा याद रखना, इस बात को नोट कर लेना बच्चों। डरता वो है जिसने मेहनत की होती है। जो डरता है ना उस चीज को, इस चीज का डर नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसको इस चीज का डर है कि मेरी ये मेहनत बर्बाद न चली जाए। और अगर आपके अंदर डर है, अगर आपको ये आने वाले संडे के पेपर का डर है, डर लग रहा है, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जा रहे हैं, क्योंकि डर सिर्फ और सिर्फ उसको लगता है जिसने तैयारी की होती है। अब मैं हूं, मैं सपोज मेरा कोई पेपर है, मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे क्या ही का डर लगेगा बताओ। जब इसका मतलब मैं पढ़ूंगा क्यों नहीं, जब मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं है। फॉर्म तो मैंने भर दिया किसी के कहने पे। अब ये मत देखना कि यार 1 लाख लोग एग्जाम देंगे, 2 लाख लोग एग्जाम देंगे। आप देखना बच्चों, जितने भी पेपर देंगे 50% से कम मार्क्स लाने वाले भी इसमें लगभग 70% लोग होते हैं। कभी आप किसी भी रिजल्ट को उठा के देखना जो 100 नंबर का हो या 150, यानी जिसका आप 50% काउंट करते हैं, तो आप उसमें मार्क्स की लिस्ट देखना, तो ऐसे छात्र जो 50% अंक भी नहीं ला पाते हैं, ये भी 50% से ज्यादा होते हैं। यानी मान के चलना, आप पटवारी और लेखपाल का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि ये तो डिस्ट्रिक्ट कैडर हो गया, अब जिले की कट ऑफ अपने हिसाब से बनेगी, तो बिल्कुल भी ये मत सोचो अपने आप में कि मैंने इस जिले से भरा, मैंने गलती कर दी, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अलाना फलाना ढिमकाना जो भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है। आपने जिस भी जिले से भरा है, आप बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाइए, क्योंकि पेपर एक ही आना है, यानी पेपर तो आपका वही है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो हाँ, या तो ऐसा होता कि हर जिले का पेपर अलग होता, तब तो मैं कहता यार नैनीताल का इजी बन गया, उधम सिंह नगर का टफ हो गया, देहरादून का और भी टफ हो गया, टिहरी का बहुत इजी हो गया। ऐसा तो है नहीं। पूरे के पूरे राज्य के 13 जिलों में जहां से भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, पेपर आपको एग्जैक्टली वही देना है। अब आप उस पेपर को नैनीताल जिले में कहीं सेंटर में बैठ के दें, या देहरादून में कहीं बैठ के दें, उत्तरकाशी में कहीं दें, या चमोली में कहीं दें, पिथौरागढ़ में कहीं दें, कहीं पे भी अगर आप उस पेपर को बैठ के दे रहे हैं, मार्क्स आपके उतने ही आने थे, मान के चलिए आप। यानी अगर आप उस पेपर में बागेश्वर में बैठ के 74 मार्क्स लेके आ रहे हैं, देहरादून में भी आप 74 ही लाते, उससे क्या डिफरेंस आएगा। तो ये सोचने का बिल्कुल भी समय हमारे पास नहीं होना चाहिए कि यार हमने इस जिले से भर दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वो बात की बात है, और ये कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस आने से रहा, ठीक है। आपको सिंपली ये देखना है कि आपने जो किया है, आपको अपना 100% एग्जामिनेशन हॉल पे पूरा कूल माइंड होके, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, मैंने आपसे कह दिया कि कोई भी किताबें अब नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट MCQ करते जाओ। मतलब जो टाइम पास नहीं होता, टाइम पास चलो यार बैठे बैठे टाइम, ये माइंड मतलब एक्टिव रहे, माइंड फेलियर ना हो जाए वहां। मतलब इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट अगर आपके पास किताब है, उसके MCQ करते जाइए फटाफट। और हो सके तो ऐसे टॉपिक जैसे 1-1, 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे UNO टॉपिक सिलेबस में दिखा है, UNO को देखने में आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, तो UNO के क्वेश्चन कर लो फटाफट। WTO सिलेबस में लिखा है, फटाफट WTO के क्वेश्चन कर लो। सार्क पेपर में लिखा है, सार्क के क्वेश्चन फटाफट कर लो। इसके अलावा
मानवाधिकार के बारे में लिखा है उसने, मानवाधिकार जो है मैंने कराया भी था आपको, उससे क्वेश्चन कर लो। साथ ही साथ इसी प्रकार के कुछ और टॉपिक होंगे जो बेसिक टॉपिक है। अब आप पता लगा अब पढ़ने में लगे हो विश्व का ये, विश्व का वो, भारत का ये, ऐसा, इससे कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो वो आपको जो फायदेमंद वाली चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। जीएस अभी भी देखो 3 दिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप एमसीक्यू लगाओगे 3 दिन आप जितनी जल्दी हो तो 4-4, 5-5 घंटे जीएस में स्पेंड कीजिए। उत्तराखंड का जो सेक्शन है ना, इतने सालों से आप उत्तराखंड पढ़ते आ रहे हैं, आप ये मत समझना किसी भी केस में कि यार मेरा उत्तराखंड का ये छूटेगा। देखो मैंने आपसे पहले गए थे, अगर आपने उत्तराखंड इस तरीके से पढ़ लिए जितना कराया उसका 50% भी अगर आपने किया है, मतलब आप जिला सीरीज और उत्तराखंड इतिहास इतना भी अगर आप करके गए हैं तो मान के चलिए कि आप अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से लगभग 30, 32, 34 क्वेश्चन ईजिली करके आएंगे। यानी हम सब जानते हैं, हमें सब पता है कि पेपर कैसा आना है, क्या आना है। हम सिर्फ इस बात से डरे हुए कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप देखना जिस दिन पेपर आपके हाथ में आएगा, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे जिसने मेहनत की है, जिस दिन आपके हाथ में पेपर आएगा 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 65 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, मतलब बहुत दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है उसके बाद की कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे, ये तो हमेशा रहेगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपने सुने ही नहीं होंगे, मान के चलो। होता नहीं है, जैसे आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, कई लोगों के हो छुड़े, उनको ये लगा कि हमने इतिहास पढ़ी, इतिहास नहीं आया, इतिहास क्या करना, वो तो आयोग पे डिपेंड करता है आपके सिलेबस के। इतिहास जैसा नहीं पूछा उसने, सिलेबस में तो 300 टॉपिक है, क्या 300 के 300 से क्वेश्चन आएगा, वो तो उस पर डिपेंड है ना, वो कब फिर ले हो सकता है कि इस बार आपसे भूगोल ही ना पूछे, इतिहास पूछ दे। तो ये सोचने का, ये मतलब इस पे काम करने का कोई समय नहीं, कोई औचित्य भी नहीं। हमें ये देखना है कि आने वाले संडे हमारा बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है। कहते हो ना प्रैक्टिस सेट, सर प्रैक्टिस करा दो। असली प्रैक्टिस सेट संडे को आएगा 11 बजे से, ठीक है। 11 बजे से 1 बजे तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप उस प्रैक्टिस सेट में 75 के स्कोर के आसपास, 70 के स्कोर, बाकी तो पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आता है। अभी से ये भी नहीं कह सकता मैं कि 70 लेके आओ, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है। हो सकता है पेपर 80 के लायक हो, 85 के लायक हो। पेपर देखने के बाद, पेपर का एनालिसिस जब होगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि पेपर किस लेवल का था, कैसा था, क्या था, वो सब उसके बाद आइडिया आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आपको ये देखना है कि हमने काम किया है यार, हमें क्यों मतलब ऐसा होगा कि हमें अपनी मेहनत का परिणाम ना मिले। और ये भी सच है, दोनों चीज, ये भी सच है कि आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में सारे बच्चों का एक साथ सिलेक्शन नहीं हो सकता। कुछ तो निकल चुके हैं, कहाँ? पुलिस कांस्टेबल में। कुछ तो निकलेंगे, क्या 1500 कुछ तो निकलेंगे ही निकलेंगे, उनकी तो जॉब लगेगी ही लगेगी ना। तो 1500 कुछ लोग यहाँ निकल चुके हैं, 400 कुछ लोग यहाँ निकल जाएंगे। तो हर किसी का नंबर एक साथ नहीं आता, लेकिन हर किसी का नंबर एक न एक दिन आता है। बस आपको अपने कर्मों पे डटे रहना है, आपको अपनी मेहनत पे डटे रहना है। और इस मेहनत का परिणाम मैं हमेशा आपसे कहता हूं, आज नहीं तो कल आपको श्योरली मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए, अभी जैसे हो रहा होगा कई बारी, मतलब ऐसा फील होता है ना कि यार मन ही नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है कि कैसे टाइम कटे। मतलब अभी तो देखो, अभी तो मंगलवार है, अभी फ्राइडे आने तक देखना तो आपके हाथ पैर भी कांपने लग जाएगा। मतलब बिल्कुल इरिटेटिंग जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल घड़ी देखो कि समय ही नहीं बढ़ रहा आगे, रात को नींद नहीं आ रही, धड़कनें तेज हो रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं। ये होना स्वाभाविक है बच्चों। और ये किसको होता है पता है? ये सब चीजें कौन फील करता है? जिसने मेहनत की होती है, जिसको किसी एग्जाम से बहुत ज्यादा आशाएं होती है, जो किसी एग्जाम को लेकर बहुत मतलब एक प्रकार का ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत आशावादी होता है कि मुझे यार इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो आप आशा कर सकते हैं, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जामिनेशन हॉल पे जा सकते हैं। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। जब परीक्षा कभी भी होती है, आप खुद सोचो ना यार, एक बार बताओ, हमने इतने सालों से पढ़ा, हमने मेहनत की, हम लगे रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, 4 विकल्प भी तो देखते हैं ऑप्शन में। अब हमारी गलती ये रहती है कि हम उन विकल्पों में ही घूम जाते हैं। 4 ऑप्शन वहां पे पेपर में दिखते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है, 3 गलत है, यानी एक आपको गोला भरना है। और गोले में के आधार भी ये है कि आपको पहले से बताया गया है कि सिलेबस में ये चीजें आपको ये पढ़ के जाना है। उत्तराखंड आनी है, कंप्यूटर आनी है, रीजनिंग आनी है, जीएस आनी है, ये सब चीजें वहां पे थोड़ा थोड़ा आती है। तो हम लोग ने जो पढ़ा है हमें वो रिकॉल हो जाएगा, डेफिनेटली मान के चलिए। इसलिए मैं कह रहा, नई चीजें पढ़ने का कोई टाइम मतलब औचित्य नहीं। आप कई लोग अभी भी ये देख रहे होंगे कि मैं प्रैक्टिस सेट कर लूं, मैं ये कर लूं, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। असली प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एक हफ्ते में क्या 3 दिन बचे हैं बताओ? मंगलवार हो गया, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 4 दिन बचे हैं। संडे को तो आपको असली प्रैक्टिस सेट मिलना ही है ना, उस पर कीजिए फोकस एक हफ्ते। इसीलिए देखो, मैं चाहता मैं आपको पेपर दे देता कल मंडे को, पेपर तो मेरे पर बना हुआ है, वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए दे दूंगा। तो मैं ये जानता था कि यार अभी प्रैक्टिस सेट दूंगा, फिर ये उसमें घूम जाएंगे ना, सर ने इतने लाए उतने लाए, वो कॉन्फिडेंस से डल कर देता है। इससे बेहतर ये होगा 1 महीने, जैसे होता क्या है,
आप लोग कभी, कई लोग एक्सरसाइज करते होंगे, यानी कई लोग वैसे रनिंग करते होंगे, कई लोग घर पे वार्म अप करते होंगे, कई लोग जिम वगैरह भी जाते होंगे, कई प्रकार के। होता नहीं है, जब आप किसी चीज़ पे रेगुलरली काम करो, 1, 2 या 3 दिन का अगर ब्रेक लेके उस पर बैक करो तो आपकी पोटेंशियल आपका बढ़ जाता है, आपकी क्षमता उस चीज़ पे बढ़ जाती है। मैं ही हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अगर मुझे 2, ढाई महीने, 3 महीने लगातार अगर मैं पढ़ाऊँ तो मुझे लगता है कि यार स्ट्रेस हो गया मुझे, मतलब एक ना एक ब्रेक लेने की आवश्यकता है, तो मैं 3-4 दिन के लिए आउटिंग पे चले जाता हूँ, 3-4 दिन में छुट्टी ले लेता हूँ। हालांकि आपको क्लासेस कैसे मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिल जाती है, उसमें भी आपकी क्लासेस स्किप नहीं होती, बट मैं उस टाइम पे रेस्ट कर रहा हूं। तो जब मैं रेस्ट करने के बाद बैक आता हूं तो मेरा पोटेंशियल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि यार ना, अब जो है बच्चों को जोश के साथ पढ़ाना है, क्योंकि ब्रेक मिल चुका होता है। एग्जैक्टली आपके साथ भी यही है बच्चों, ये पेपर का अंतिम 1 हफ्ता है, आप इसमें कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, आपका इसमें जहां जिस पीक पॉइंट पे आप हैं, आप वहां पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो उसको संभालना है, यानी जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, उसको संभाल के एग्जामिनेशन हॉल तक जाके वो 2 घंटे सही तरीके से स्पेंड करने हैं। और वो 2 घंटे अगर हमें स्पेंड सही तरीके से कर ले, हमारा तो करियर बन जाएगा। 400 कुछ लोग तो निकल ही जाएंगे ना। और मैं बता रहा हूं कि एक तो आप हैं, मतलब आप हैं ही हैं, आप मुस्कुरा दीजिए एक बार बच्चे से, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखो कई लोग साथ में ग्रुप में वीडियो देख रहे होंगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे, कई लोग अकेले में देख के मुस्कुरा रहे होंगे, कई लोग ईयरफोन लगा के मुस्कुरा रहे होंगे। ये मुस्कुराहट ही जिंदगी है बच्चों, इसको अपने फेस पे स्माइल को हमेशा रखिए। ये परीक्षाएं होते रहती हैं, परीक्षाएं ही तो है ना आपकी जिंदगी। देखो इतने मौके हैं, मैं ये मानता हूं किसी के लिए तो लाइफ का सवाल होता है, किसी के लिए क्या, सभी के लिए यार। बताइए जो पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो लाइफ का सवाल है ही ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। कई बच्चे जो पुलिस का एग्जाम देके आए, उनका एग्जैक्टली सेकंड पेपर पटवारी लेखपाल पे, कई बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें सारे बच्चे मतलब वही होंगे फ्रेशर जो इसने पुलिस का एग्जाम दिया ही नहीं है। तो लगभग 30-40%, क्योंकि जो ओबीसी कैटेगरी है या जो एससी वाले हैं, एसटी वाले, जहां पे एज में रिलैक्सेशन था, ठीक है, वो बच्चे तो होंगे ही होंगे इसमें, क्योंकि 25, 26, 27 अभी उनकी वर्तमान एज होगी। कई बच्चों ने वो पुलिस का एग्जाम भी दिया, तो वहां पे जो कमियां होगी थी, आपके पास सुधारने का फिर मौका मिल गया। देखो ना, ऐसे चांस, ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते हैं। हमारी कुछ कमियां होती हैं कि हम चीजों को नहीं डील सही तरीके से कर पाते हैं, हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन मौके भी तो देखिए ना, आप इतना निराश होंगे, आप आशावादी नहीं रहेंगे, आप आशाएं छोड़ देंगे, आप होप छोड़ देंगे कि यार मेरा नहीं होता, मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूं, ऐसा कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब आप रास्ता या सफर में निकल चुके हैं, जब आपने आधा रास्ता तय कर चुका है, तो इस पे बाद बैक मुड़ने का कोई चांसेस ही नहीं है बच्चों। क्योंकि आप ऐसे कहावत जो होती है ना, मतलब जो आदमी इधर से निकल चुका है ना, इधर का रहा ना उधर का रहा, ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि आप लगभग 70%, 80% रास्ता तय कर चुके हैं, और आपका सिलेबस जो है वो आपको कब से पढ़ा रहा है, आपके कई सालों से आप उसी चीज को पढ़ रहे हो। फिर भी देखिए, कांस्टेबल के बाद पटवारी, फिर उसके बाद बंदी रक्षक, उसके बाद कनिष्ठ सहायक, उसके बाद दरोगा, उसके बाद भी कुछ ऐसे एग्जाम होंगे। तो मौके देखिए ना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका आरओ एआरओ पे फोकस होगा, और जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो आरओ एआरओ और भी ईजी है, उसका प्रीलिम्स निकालना। मेंस तो अभी डिस्क्रिप्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, वो तो फिर बात की बात है। लेकिन उसके लिए फिलहाल की जो कंडीशन है, प्रीलिम्स निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है। लोअर पीसीएस उसके लिए आसान है प्रीलिम्स निकालना, अपर पीसीएस आसान है उसके लिए प्रीलिम्स निकालना। मेंस की फिर बात की बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास चांसेस कितने हैं, और आप एक छोटे से एग्जाम को लेकर नर्वस हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमने पढ़ा है, हमने मेहनत की, उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा ना। और वो परिणाम इसी बार भी मिल सकता है, कई को तो मिलेगा, कई को क्या 400 कुछ लोगों का जो पद है उसको तो मिलेगा ना। यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़े जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो इस चीज के पीछे लगा है, वो तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 1500 लोगों का किस्म हो जाएगा, कांस्टेबल में हो जाएगा 1500 कुछ का, तो टोटल मिला के दोनों को ऐड करोगे 2000 लोग तो इन 2 ही एग्जाम में क्रैक कर चुके ना। अब राज्य में इतने बच्चे हैं तैयारी करने वाले, 1,60,000, 61,000, 62,000 बच्चे मेरे साथ ही जुड़े। चलो उसमें से कई लोग भले ही एक्टिव नहीं होंगे, अब छोड़ दिए होंगे पढ़ाई, बट एटलीस्ट उसमें 1,20,000, 25,000 बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी वर्तमान में एग्जाम दे रहे होंगे, जिसका अभी एग्जाम होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके नंबर आता है। और ये डार्विन का सिद्धांत भी है, आप जानते होंगे कि सर्वोच्च जो होता है सर्वाइवल वही कर पाता है। यानी जो सर्वोच्च है, जो सबसे बेहतरीन है उनमें, उसी का क्या होता है, अपना मतलब सर्वाइवल वही कर पाता है। तो एक चीज खुद सोचिए, हो सकता है कि उस दिन आपका दिन आ जाए, यानी आप जो लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, लंबे समय से कोशिशें कर रहे हैं कि यार मेरा आज नहीं तो मेरा कल हो जाएगा, हो सकता है इस बार आपका दिन आ जाए, हो सकता है भगवान न करें ऐसा हो अगली बार आपका दिन आ जाए। कहीं तो फिट होगे ना, किसी न किसी पॉइंट पे तो जाके रोकोगे। तो क्यों मतलब हार माननी, क्यों निराशा अपने जिंदगी में लेके आनी है, ठीक है। ये लाइफ है बच्चों, बहुत मैं तो ये कहता हूं ना, भगवान ने अगर आपको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान सही दिए हैं,
तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कई तरीके के प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे हैं जहां से आप अपने फ्यूचर को बना सकते हो। हाँ, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर आपने बना दिया तो फिर वो बन गया, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, दूसरे फील्ड में, क्योंकि अगर आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, भगवान न करे कि आपका सिलेक्शन ना हो, उसके बाद अगर सडनली आप किसी ऐसे फील्ड पे जा रहे हैं जहां पे आपको नया स्टार्टअप करना पड़ रहा है, दिक्कतें होती है। लेकिन लाइफ क्या है, स्ट्रगल ही तो है ना। लाइफ में क्या है, संघर्ष ही तो है ना। कहीं ना कहीं आपका टैलेंट किसी न किसी फील्ड पे काम आ जाएगा। तो ये मान के चलिए अभी के टाइम पे जो है सबसे बड़ा फोकस, सबसे मेन फोकस है हमारा कि हमारा पटवारी लेखपाल का एग्जाम किसी भी तरीके से सही हो जाए। तो संडे तक यानी सैटरडे तक अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखिए, बिल्कुल किताबों से जो मतलब बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना, उनके बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि आप उलझ जाओगे। और उलझने वाला जो पर्सन होता है वो आने वाली चीजें भी एग्जामिनेशन हॉल तक गलत कर आता है। तो बिल्कुल भी इस उलझन को, इस मतलब जो आपके साथ हो सकती हैं, उससे बचना है बच्चों। और उससे बच के अपने माइंड को कूल रखिए, फ्रेश रखिए, घर वालों से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, लेकिन पढ़ाई को लेके अब ज्यादा आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि ये प्रयोग आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। और यही चीज मैंने पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी कही थी। और जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना, उसमें मान के चलना आप 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अपने सेंस से करने होंगे, जो आपको अपने दिमाग वहां पे ऑन द स्पॉट करना होगा। अब बताइए, जैसे हिंदी के पेपर में परसों देखा होगा, पटवारी के पेपर में, पुलिस के पेपर में आया था, एक शब्दों का समूह आया था, क्या आया था वो, कुछ इस टाइप का कुछ। अब वो कोई पढ़ाएगा थोड़ा ना, वो तो ऑन द स्पॉट करने वाली क्वेश्चन है ना, वो तो वहीं पे गोला लगाओगे आप। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट वहां पे किए जाते हैं, अपने सेंस के आधार पर किए जाते हैं, तो सेंस तो लगाना ही पड़ता है ना। तो आप मान के चलिए 20% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे, 50 से 60% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, यानी आप सीधे सीधे क्वेश्चन कर लोगे, पेपर में जाते ही टिक मार लोगे। 50 से 60 यानी 60 नंबर के आसपास आप कितने यहां से पहुंच गए। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत ज्यादा सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डाउटफुल लगते हैं। डाउट मतलब अब इन 20 क्वेश्चन में ऐसे भी होंगे जो आपको आएंगे ही नहीं, ठीक है। हो सकता है वो रीजनिंग का हो सकता है कंप्यूटर का, ये डाउटफुल। अब इसी 20 को अगर आपने सही कर लिया ना, तो आपका काम बन गया। मतलब आप ये मान के चलिए 60 से 80 तक के बीच का जो रेंज है, ये भले ही वो पेपर में कहीं पे भी वो क्वेश्चन हो, इन्हीं 20 को अगर आप सही कर गए तो आप मान के चलिए कि आप सेलेक्ट होने के बहुत करीब पहुंच चुके। और खुद से पूछना, जिस टाइम एग्जाम दे रहे होगे ना, खुद से ये कहना, अच्छा यदि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आ गया, ये सबको नहीं आएगा, पता चल जाता है। अब पेपर में आया उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं, कुर्मांचल केसरी कहते हैं, इसको गोला लगा के बहुत ज्यादा खुश मत हो जाना, अरे मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। सबका हो रहा होगा। आप ये उत्तराखंड का गांधी, कुर्मांचल केसरी और उत्तराखंड के पहले भारत रत्न प्राप्त करता और इसी प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पहले उत्तराखंड के, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसमें खुशी के चक्कर में पता लगा दूसरा ही गोला लगा के आगे जल्दबाजी में, उससे खुशी नहीं होनी चाहिए। खुशी कैसे क्वेश्चन से होनी चाहिए, लाइक 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का साथ दिया था? बर्मा, मतलब नेपाल या श्रीलंका, ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चन वहां पे साइंस से आधारित होते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, हर क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता बच्चों, हर क्वेश्चन नहीं पढ़ा भी होता है। जिस बच्चे ने वो नेपाल वाला क्वेश्चन सही कर दिया तो गए तुक्के के आधार पर नहीं, जिसने सोचना कितना आसान था, उसमें सोचो नेपाल क्यों होता है, संगौली की संधि, वहीं पे एग्रीमेंट हुआ था कि भविष्य में हम एक दूसरे का साथ देंगे। वहीं पे गोरखा रेजिमेंट को अंग्रेजों ने अपने साथ रखा था, एक नई रेजिमेंट बनाई थी। जिसके दिमाग में ऐसी चीज आएंगी, जब गोरखा रेजिमेंट अंग्रेजों के साथ काम कर रही थी, अंग्रेजी सेना में गोरखाओं को इंक्लूड किया गया था, संगौली की संधि अंग्रेजों के साथ हुई थी। अब वो संगौली की संधि सिर्फ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ रहे, ऐसा नहीं है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा करो। वो ऑल इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय की नेपाल और भारत के रिलेशन को लेकर। हाँ, हालांकि हम यहाँ पे उत्तराखंड में बिलोंग करते हैं, नेपाल पॉलिसी, तो हमें लगता है कि उत्तराखंड का क्वेश्चन है। संगौली की संधि जो है ऑल इंडिया का क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। तो जिसने इस प्रकार का सेंस लगाया उसका एक क्वेश्चन वो सही हो गया। तो वहां पे अपने आप को क्या करना था, लीड देनी होती है। ऐसे ही क्वेश्चनों में लीड बनती है। दूसरा क्वेश्चन एक आया था जो वित्त आयोग वाला था। अब वहां पे भी दिमाग लगाना था कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, जो डोनेशन जा रहा है, जो अनुदान जा रहा है, उसमें कौन कौन सी अड़चन आ रही, इस प्रकार का वहां पे क्वेश्चनों में लीड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के देखना आगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको वन बाय करके क्या करते हैं, आगे करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कबीरदास किस उसके थे, ज्ञान मार्गी के थे, ये आपको लीड देगा। इसी प्रकार टिप्पण वाला जो क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का होना चाहिए, वो आपको लीड देगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, लीडिंग क्वेश्चनों की एक लिस्ट होती है। जो ये 20 क्वेश्चन है ना, यही आपको लीड देते हैं। अब आप खुश वहां हो रहे हो,
कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, उत्तराखंड में अल्मोड़ा अखबार कब से शुरू हुआ, और इसके अलावा जो अल्मोड़ा अखबार है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, हैप्पी क्लब, ये सबको आते हैं। ये मान के चलिए पढ़ने वाले जैसे आप 1.5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन लगभग 1,30,000 बच्चे सही कराएंगे। पद कितने, 400 कुछ। लेकिन जैसे वो वाले क्वेश्चन थे वित्त आयोग वाला जिसका था, इसके अलावा जो आपका सिंगोली जो मैंने नेपाल वाला बताया, ये उसमें से जो टोटल है 1.5 लाख, उसमें से 1,000-1,500 से ऊपर सही नहीं कर पाएंगे, मतलब सेंस के आधार पर। हाँ, तुक्के से अगर सही हो गया तो वो अलग चीज है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये क्वेश्चन आपको लीड कराते हैं। तो हमेशा देखना, आप जब भी इस बार पेपर करोगे, आप पहले तो वही रणनीति अपनानी कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन हूं बिना पढ़े, ठीक है, एग्जैक्टली बिना पढ़े, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मैं फिजिकल के मार्क्स यहाँ पे, आप पूरा का पूरा पेपर बिना पढ़े पहले, मतलब बिना पढ़े का मतलब पूरा बिना छान मत देना पहले। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा पेपर छानते हैं, फिर उसको टिक लगाते हैं, उसके लास्ट आधे घंटे में सॉल्व करते हैं। वो ऐसी गलती मत करना। पेपर पढ़ रहे हो, जो डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है 1 से 100 तक, उसको गोले मारते जाओ। गोले मारने के बाद उसके बाद ये देखना कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे आपको डाउट हो रहा है, यानी जिसके आंसर इनमें से 1 या 2 में से, या पहला होगा या दूसरा होगा, बाकी 2 तो है ही नहीं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद तीसरा काम करना, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में 2 घंटे बहुत होते हैं बच्चों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। उसके बाद ये देखना कि आपने कितने टिपिकल क्वेश्चन सही कर लिए, जिसको आपको लगेगा कि यार हाँ, ये सब हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। इजी क्वेश्चन आप 70 ले आइए, हल्का पेपर आएगा तो 70 ले आइए। 70 पता लगा काउंट करके 70 के क्वेश्चन कैसे, बहुत हल्के हल्के, जिस पता लगा उसमें जैसे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, ये कोई रचना, जैसे शेखर जोशी की कोई रचना आ गई, मंगले से पहाड़ पर लालटेन आ गई, ये तो सबको आते हैं ना। इससे थोड़ा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा उन 20 नंबर से जो आपको थोड़ा सा टफ लगे। और आपने अगर यहां लीड कर दी, और यहां लीड करने का ये मतलब नहीं कि इजी क्वेश्चन गलत कर आए, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी ये महावीर स्वामी वाला क्वेश्चन गलत करके आए थे पुलिस कांस्टेबल में। हो सकता है इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ दे, हो सकता है इस बार किसी और के बारे में पूछ दे। तो इन क्वेश्चनों का फोकस हमेशा रहना चाहिए आपको कि मैं इजी तो सही करूं ही करूं, थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको समय देके, उनको पूरी तरीके से साइंस के आधार पे करके मैं उनको सही करके आऊं। और मैं तो मान के चल रहा हूं कि इस बार आपका समय आ चुका है। इस बार अब समय, आप कहोगे सर आप तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, इतने बच्चों को कैसे समय आएगा? क्या कहूं कि समय नहीं आया, कहूं ऐसा तो कह ही नहीं सकता ना। समय आ गया बच्चों, सर्वोच्च की जीत होगी, और इस बार मैं मान के चल रहा हूं कि आप उनमें से होंगे। आपका मतलब इंडिविजुअली खुद को लीजिए ना, आप मत देखिए कि कितने बच्चे जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, कितने पढ़ रहे हैं। आपको अपने से काम होना चाहिए, आपको अपना बेहतर से बेहतर देना है। और आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाके जितना बेहतर प्रदर्शन करके आओगे उतना आपका, वो तो आपको 1 बजे पता चल जाएगा, 1 बजे के 11 बजे पता चल जाता है। जैसे पेपर में बैठोगे ना, उसके आधे घंटे में ही पता चल जाता है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं, या मेरा सिलेक्शन होना है या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में पता चल जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता चलता है, ठीक है। तो आपको मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो हमेशा से रहेंगी, हमेशा थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार आपका समय आ चुका है। बिल्कुल घबराइए मत, बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाइए, तनाव मुक्त होके जाइए, एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए। घूमे फिरिए का ये मतलब नहीं सर मेरा नैनीताल पेपर है और मैं मसूरी चले जाता हूं, ऐसा घूमना फिरना नहीं। अगल बगल पड़ोस में थोड़ा सा दोस्तों के साथ थोड़ा सा आउटिंग, 2, 4, 15 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर की डिस्टेंस में, वो आसपास में रहिए। तो आप ये मान के चलिए थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड मतलब आपका क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो वो सडनली जिस दिन पेपर आ जाएगा बहुत तेजी से काम करेगा। यानी आप जितना इसको रिलैक्स इस समय पे दोगे, मैंने ये नहीं कहा कि आप 1 साल पहले से रिलैक्स दो, मैं लास्ट की 1 हफ्ते की बात कर रहा हूं। कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करना, कोई फालतू की किताबें नहीं पढ़नी, कोई फालतू की चीजें नहीं देखनी है, सिर्फ और सिर्फ अपना लुसेंट एमसीक्यू, परीक्षावाणी एमसीक्यू, हिंदी की एमसीक्यू अगर आपके पास है तो ये, अगर हो सके तो कुछ पर्यायवाची विलोम, एक ऐसी चीज जहां पे आपको लगता है कि हम एक बार देख जाता हूं। अब उत्तराखंड में चंद्र राजवंश पढ़ने का समय थोड़ा है बच्चों, ये क्या कर लोगे बताओ? आएगा ही नहीं वहां से क्वेश्चन, तो क्या कर लोगे? 1 आध क्वेश्चन आएगा वो आपको ऑलरेडी आता होगा। तो इतिहास इतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछता यूकेपीएससी, हमेशा याद रखना। 2-3 क्वेश्चन अगर पूछ भी लेगा तो वो चल जाएगा, आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी छात्रों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ आपकी ही परीक्षा नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी परीक्षा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम आपका काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था, लगभग 21 जून के आसपास, यानी 2021 जून के आसपास का इसका विज्ञापन है, तब से आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज लगा लीजिए 1.5 साल के बाद आपको पेपर देने का मौका मिल रहा, और उसमें भी 5 दिन बचे हैं। आपके सेंटर आपके आयोग ने दे चुके हैं, आप पता चल चुका है कि आपका एग्जाम किस जगह पे कहाँ पे होने वाला है। तो आप बेफिक्र होकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाना। आप सभी छात्रों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और पॉजिटिव रहना, ये मत सोचना कि यार यही एग्जाम है, ये है वो है। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, आपने कर्म किए हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।